नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम एमए उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र विशिष्ट साहित्यकार में प्रेमचंद जी के कौमी भाषा के विषय में उनके विचारों का अध्ययन करेंगे। प्रेमचंद जी उदार हृदय व्यक्ति थे। वे जिस प्रकार धनी निर्धन सभी के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाते थे, उसी प्रकार भाषाओं के संबंध में भी उदार दृष्टिकोण से विचार करते थे। वे प्रत्येक विषय से संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विचार करते थे। वे जानते थे कि कुछ हिंदू हिंदी भाषा के प्रति और कुछ मुसलमान उर्दू के प्रति विशेष लगाव रखते हैं, जिससे एक राष्ट्रभाषा के निर्माण में बाधा आती है। इतना होने पर भी वे उन व्यक्तियों की परिस्थितियों को नज़रअंदाज नहीं करते थे, अनदेखा नहीं करते थे, तभी उनका वर्णन प्रभावोत्पादक होता था। प्रेमचंद जी ने देश में एक कौमी भाषा के प्रयोग का बड़ा भारी महत्व समझा। कौमी भाषा के विभिन्न पहलुओं पर उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। ये विचार प्रेमचंद जी ने कौमी भाषा के संबंध में 1934 में एक भाषण के माध्यम से प्रस्तुत किए थे। प्रेमचंद जी ने याद दिलाया कि कौमी भाषा का किसी कौम के जीवन में कितना महत्व हुआ करता है। उन्होंने बताया कि वैसे भी भाषा का मानव से बहुत पुराना संबंध है। जब से आदमी ने बोलना सीखा, सच्चे अर्थों में तभी से उसने उन्नति शुरू की और तभी से वह सही माने में आदमी कहलाने योग्य बन पाया। वैसे जितने भी जीवधारी हैं, उन सभी की अपनी भाषा है, जिसमें वे अपने मनोभाव व्यक्त किया करते हैं, परंतु अधिक सफाई और बारीकी से भाव व्यक्त करने वाली भाषा मनुष्य के पास ही है। भाषा समाज के संगठन के लिए अपना महत्व रखती है। भाषा के बिना व्यक्ति समाज के रूप में रह पाएंगे, यह कहना कठिन है। भाषा पर विशेष स्थान जलवायु, नदी, पहाड़, सर्दी गर्मी तक का किसी न किसी प्रकार से प्रभाव पड़ता है। कारण यह है कि ये चीज़ें मनुष्यों की आत्मा के विकास को प्रभावित करती हैं। उनकी शक्ल सूरत व्यवहार पर प्रभाव डालती हैं और उनका भाषा पर प्रभाव होता है। इस तरह भाषा का संबंध आत्मा से रहता है। कहा जा सकता है कि भाषा आत्मा का ही बाहरी रूप है। शक्ल सूरत रंग रूप का जो संबंध आत्मा से है, वही संबंध आत्मा का भाषा से है। इसी कारण आत्मा के विकास के साथ भाषा का भी विकास होता चलता है। प्रेमचंद जी ने बताया है कि पहले कौमी भाषा अपनाने की वैसी ज़रूरत नहीं थी, किंतु अब बदली हुई परिस्थितियों में अनेक भाषाओं बोलियों के रहते हुए एक कौमी भाषा की नितांत आवश्यकता है। हमारा मुल्क यानी देश बहुत विस्तृत है। इस कारण देश भर के निवासियों के आपसी संपर्क के लिए एक भाषा आवश्यक हो गई है। देश के विभिन्न भागों में कुल मिलाकर बहुत सी भाषाएं हैं। आवश्यक नहीं है कि एक भाषा भाषी दूसरे भाषा बोलने वाले दूसरे प्रांत के लोगों की भाषा समझ लें। प्रांतीय भाषाओं से देश के सभी भागों के व्यक्तियों से विचार विनिमय नहीं हो पाता। इस कारण एक अंतर प्रांतीय कौमी भाषा आवश्यक है। विचारों के आदान प्रदान के बिना उनमें मेल मिलाप कैसे हो सकता है। एक एक समूह के लोगों की प्राय एक भाषा होती है। एक स्थान पर रहने वालों की भाषा दूसरे स्थान के निवासियों की भाषा से भिन्न होती है। कहीं कहीं तो एक स्थान जैसे महानगरों में कई कई भाषाओं का प्रयोग देखने को मिल जाता है। जैसे प्रयाग में लगभग 10 भाषाएं बोली जाती हैं। सभ्यता के विकास के साथ भाषा के क्षेत्र की संकीर्णता दूर होती जाती है। स्थानीय भाषाएं प्रांतीय बनती जाती हैं और कोई प्रांतीय भाषा सार्वदेशिक भाषा भी बन जाती है। इसी आधार पर अवधी, ब्रज भाषा, बुंदेलखंडी आदि प्रांतीय भाषाएं
अब हिंदी के अंतर्गत आ गई हैं। यही कारण है कि उत्तर भारत के किसी कोने का भी व्यक्ति हिंदी को समझ लेता है और बहुत कुछ बोल भी सकता है। प्रेमचंद जी कहते हैं कि अब देश में एक भाषा तो ऐसी होनी ही चाहिए जिसे सब प्रांतों के लोग समझ सकें। प्रत्येक जर्मन, अंग्रेज, फ्रांसीसी अपने अपने देश की भाषा को समझता है। प्रेमचंद जी बताना चाहते हैं कि भारत में अभी यह स्थिति नहीं हो पाई है। इसका कारण यही है कि हम एक कौमी भाषा के विकास की ओर से लापरवाह रहे हैं, उदासीन रहे हैं। हमारे नेता लोग भी एक भाषा के प्रचार प्रसार की आवश्यकता तो अनुभव करते हैं, परंतु उन्होंने इस दिशा में प्रयत्न नहीं किया है। परतंत्र भारत में तो अंग्रेजी ही राष्ट्रीयता का आधार रही है, किंतु विदेशी भाषा के आधार पर देश का भला नहीं हो सकता है। प्रेमचंद जी मानते हैं कि अखबार हमारी कौमी भाषा के प्रचार का एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है। अखबारों का स्तर और अच्छा हो जाता यदि उनकी बहुत सी शक्ति नेताओं के भाषणों, बयानों के हिंदी अनुवाद करने में खर्च ना हुई होती। नेता अंग्रेजी में भाषण देते थे, अखबार उनका हिंदी में अनुवाद करके छापते रहे। नेता हिंदी का प्रयोग करते तो अखबार वालों को परिश्रम ना करना पड़ता। दूसरी बात यह है कि हिंदी के अखबारों को पढ़ना शिक्षित समाज भी अपनी शान के विरुद्ध समझता है। इससे कौमी भाषा के अखबारों का उत्साह भंग होता है। शिक्षित लोगों द्वारा ऐसे अखबार ना खरीदे जाने से अखबार वालों की आमदनी घटती है और वे अखबारों को मनोरंजक भी नहीं बना पाते। अंग्रेज अफसर, वायसराय आदि अंग्रेजी में बोले तो कोई खास बात नहीं, परंतु देश के निवासी भी अंग्रेजी में बोलें और उनके विचारों को समझने के लिए अनुवाद का सहारा लेना पड़े, यह दुख की बात है। देश के लोगों को अंग्रेजी भाषा की गुलामी करते देखकर उन्हें बहुत अफसोस और दुख होता था। प्रेमचंद जी ने इस बारे में भी अपने विचार व्यक्त किए कि कौमी भाषा का रूप क्या हो सकता है। उन्होंने बताया कि कौमी भाषा का अभी तक विशेष स्वरूप निश्चित नहीं किया जा सका है। कारण यह है कि लोग कौमी भाषा का रूप निश्चित कर सकते थे, वे अंग्रेजी के पुजारी हैं। फिर भी कौमी भाषा के स्वरूप के बारे में यही माना जाता है कि जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें वही कौमी भाषा हो। प्रांतों की भाषाएं इस कसौटी पर खरी नहीं उतरती। किसी भी प्रांतीय भाषा का अधिक लोग उसे नहीं बोलते हैं। वे सीमित क्षेत्र में अपने अपने प्रांत में बोली जाती हैं। पूरे देश में केवल हिंदुस्तानी भाषा ही ऐसी है जिसे सबसे अधिक लोग समझते हैं, बोलते हैं। उसे ही कौमी भाषा माना जाता है। उसे उर्दू या हिंदी नाम देना उचित नहीं है। कारण यह है कि प्रेमचंद जी की दृष्टि में वे दोनों तो एक ही भाषा हैं, नाम ही उनके अलग अलग हैं। बस जिस रूप में फारसी शब्द अधिक हैं उसे उर्दू का कह दिया जाता है और जिस रूप में संस्कृत शब्द अधिक हैं उसे हिंदी कह दिया जाता है। दूसरे शब्दों में उर्दू वह हिंदुस्तानी भाषा है जिसमें फारसी शब्द ज़्यादा हैं और हिंदी वह हिंदुस्तानी भाषा है जिसमें संस्कृत शब्द ज़्यादा हैं। अंग्रेजी में लैटिन या ग्रीक शब्द अधिक हों या एंग्लो सैक्सन शब्द, दोनों ही अंग्रेजी भाषा हैं। उसी तरह हिंदुस्तानी में अन्य भाषाओं के शब्द मिल जाने पर वह कोई भिन्न भाषा नहीं हो जाती। साधारण बातचीत में तो हम लोग हिंदुस्तानी का उपयोग करते ही हैं, थोड़ा सा प्रयत्न करने पर हम उसका व्यवहार संबंधित कार्यों में भी कर सकते हैं। हिंदी या उर्दू में बहुत कम परिवर्तन करके हम उसे कौमी भाषा बना सकते हैं। इसके लिए हमें थोड़े अपना शब्द भंडार और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।